देखिए, प्राण चिकित्सा में सभी रोगों का मूल कारण एक ही है, प्राण ऊर्जा में असंतुलन। यानी जब हमारी प्राण ऊर्जा असंतुलित होती है तो हम बीमार होंगे। इसलिए सभी रोगों के इलाज की विधि भी एक ही होगी। वो विधि क्या होगी? प्राण ऊर्जा का संतुलन। अगर हम असंतुलित प्राण ऊर्जा को संतुलित कर दें तो उससे रोग ठीक होंगे। यानी एक ही विधि है इसकी, प्राण ऊर्जा का संतुलन कर। अब प्राण चिकित्सा की सभी क्रियाएं मूलतः दो सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला सिद्धांत है ऊर्जा की सफाई करना या शुद्धि करना। दूसरा सिद्धांत है ऊर्जा देना। एक ऊर्जा शुद्ध की और दूसरी से हमने शुद्ध ऊर्जा दे दी सफाई करके। तो मास्टर चोक कोक सुई ने प्राण चिकित्सा की 7 मूल पद्धतियां बताई हैं, जिनको जिनके आधार पे चिकित्सा की जाती है। 7 पद्धतियों। तो पहली जो उसकी विधि है, पद्धति में पहला जो भाग है, पहला बिंदु, वह क्या है विधि में? हाथों को संवेदनशील बनाना। अब ये जो मामला है ये थ्योरी का नहीं है, बट मुझे थ्योरी बतानी पड़ रही है ना। थ्योरी, ये मामला सब प्रैक्टिकल का है। संवेदनशील कैसे करेंगे, ऊर्जा का लेना और छोड़ना कैसे होगा। मैंने इसके संबंधित कुछ इमेज भी भेजी है तुम्हें आज, जिससे तुम उसको समझ सको। ग्रुप पे भेजी हुई होंगी। तो सबसे पहला हिस्सा है विधि का, जब चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिए, हाथ को संवेदनशील बनाना, यानी सेंसिटिव कर लेना अपनी हैंड्स को। क्यों कर लेना भाई? उपचार देने के लिए हाथों का संवेदनशील होना अति आवश्यक है। क्योंकि ओरा जो आभा मंडल है उसको जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हाथ संवेदनशील होने चाहिए। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं योग के, जो आप करते हो ना, हाथ पैर जोड़, सूक्ष्म क्रियाएं, आंख नाक कान कोहना, ये मनोज जी ने बताई होंगी, कोहनी कंधा, सब सूक्ष्म क्रियाएं। इनके करने से संवेदनशीलता बढ़ती है, हाथ की सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो पहला है हाथ को संवेदनशील बना लेना चाहिए। हाथ आपके सेंसिटिव होने चाहिए ऊर्जा को अनुभव करने के लिए, है? लास्ट में एक छोटा सा प्रयोग करा देंगे, बट मेरे लिए मुसीबत होगी वो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मेरे लिए मेरी एनर्जी काफी खर्च होगी उसमें। हाथों को संवेदनशील बनाने की फिर विधि आती है इसमें, है? अगला बिंदु आता है विधि। कैसे हम हाथ को संवेदनशील बनाएंगे? एक तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर इसमें संवेदनशील बनाने के लिए क्या उन्होंने बताया है कि जीभ को तालू से लगाते हैं पहले। तालू से लगाने का कारण है, जैसे खेचरी मुद्रा करते हैं, तो तालू से लगाने का कारण है हमारा मन ना भटक पाए। खेचरी मुद्रा से मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है, जल्दी विचार एकाग्र हो जाते हैं। तो जीभ को तालू से लगाकर फिर जो ये हमारी उंगलियों की टिप है ना, और हथेली का बीच का हिस्सा, इनको हम दबाते हैं कुछ समय, क्लॉक एंटी क्लॉक, टिप को, हथेली के बीच के हिस्से को, है दोनों हाथ की। फिर हाथ को हथेलियों को पास लाके या नजदीक ले जाके, इनमें किसी ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। अगर आप अच्छे ध्यानिष्ठ हैं या ऊर्जा के प्रयोग जानते हैं, तो उस ऊर्जा के अनुभव से क्या होता है, हमारे हाथ जो है संवेदनशील बनते हैं, जिससे हम अपने हाथ किसी रोगी के पास ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ कमी है, कहाँ ऊर्जा ज्यादा है, कहाँ ऊर्जा कम है। तो इस प्रकार हाथ को संवेदनशील बनाया जाता है ना। फिर दूसरा है इसका मुख्य बिंदु, जांच प्रक्रिया। यानी हम रोगी की जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जैसे एक्यूप्रेशर में तो कल हमने चार्ट रखा था और जिस पॉइंट पे दर्द होता है वहां पे जांच पड़ताल करनी थी। कल भी तो जांच पड़ताल की विधि बताई थी एक्यूप्रेशर में। ऐसे इसमें भी पहले जांच होती है कि रोग कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो रोग के ठीक इलाज के लिए आंतरिक आभा, बाहरी आभा और स्वास्थ्य आभा, इनकी जांच करनी पड़ती है। यानी 3 लेयर की जांच करनी पड़ती है। यानी हमारा जो ओरा है ना, आभा मंडल,
उसकी 3 परतें होती हैं, मतलब 3 डायामीटर होते हैं। सबसे आंतरिक, उसके बाहर की बाहरी आभा और स्वास्थ्य आभा। तो इनकी जाँच करनी पड़ती है हमें इसमें, तो जाँच प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो बाहरी आभा को जाँचने के लिए उपचारक को रोगी से कुछ दूरी पर खड़े रहना पड़ता है। और खड़े होके जब हथेलियाँ सेंसिटिव हो जाएँगी, तो आपके लिए आसान होगा। और खड़े होकर के हथेलियों के बीच ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है। फिर रोगी की तरफ धीरे-धीरे हाथ ले जाते हैं। फिर उसकी ऊर्जा जो है हमारी हथेली से अगर एक्टिव है तो टकराती है। उसमें कुछ अनुभव होते हैं हमारी हथेली में, ठंडा, गरम, भारीपन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ होगा। तो उसकी रोगी की तरफ जब हाथ ले जाएँगे तो गर्मी, ठंड, दबाव, कंपन आदि हथेली पे महसूस होगा। इससे हमें पता चलेगा भाई कितनी दूरी पे, रोगी से कितनी दूर हमारी हथेली पे ये महसूस हो रहा है। तो हम उसका मेज़रमेंट लेंगे कि मान लिया 1 फीट, 2 फीट कितने दूर पे वो कंपन हम फ़ील कर पा रहे हैं रोगी के शरीर से। सिर से लेकर पैर तक हम चेक करते हैं रोगी को, उसके आभा मंडल को, यह कितनी दूर है, कितनी चौड़ाई है और पूरे शरीर में ये चौड़ाई चारों तरफ बराबर है कि नहीं ये दूरी। मान लिया एक जगह कंपन 1 मीटर पे फ़ील हो रहा है, एक जगह आधे मीटर पे फ़ील हो रहा है। तो चेक करेंगे पूरे शरीर में ठीक दूरी पे आ रही है कि नहीं ऊर्जा। तो जहाँ दूरी ज़्यादा है, वहाँ ऊर्जा सघन होती है, जहाँ दूरी कम है, वहाँ ऊर्जा कम हो जाती है। तो सघन ऊर्जा को डाइल्यूट करते हैं और जहाँ ऊर्जा कम है, वहाँ भरते हैं। तो इस प्रकार इनकी चौड़ाई के अनुसार चेक करते हैं। बाहरी आभा का आकार जो होता है, उल्टे अंडे की तरह होता है? ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे पैर की तरफ पतला। अंडे की तरह इसकी आकृति होती है ऊर्जा की, हैं? कुछ लोगों में ये 2 मीटर भी हो सकती है, दूर तुमसे। तो ये ऐसे तो चेक करते हैं हम जो है आपकी ये आंतरिक आभा और उसके बाद जो है हम स्वास्थ्य आभा चेक करते हैं। तो स्वास्थ्य आभा जाँचने की विधि सामान्यतः 2 मीटर तक चौड़ी हो सकती है ये आभा। पर रोग की अवस्था में 12 इंच तक या उससे भी कम हो जाती है। हुँ? तो इसके साइज़ को भी चेक करना पड़ता है, कि ये कितनी दूर है, नहीं है। क्या इसकी चारों तरफ से लंबाई बराबर है कि नहीं है? तो इससे बीमारियों का पता चलता है हमें, दूर है कि पास है ऊर्जा। फिर आंतरिक आभा हम चेक करते हैं, कैसे करते हैं भई आंतरिक आभा? तो आंतरिक आभा सामान्यतः 4 से 5 इंच तक फैली होती है। हथेलियों को से आगे और पीछे करके रोगी के पास ले जाके, दूर ले जाके हम उसको चेक करते हैं, सिर से लेकर पैर तक और ऊपर से नीचे तक। दोनों तरफ भी चेक करते हैं, दाएँ और बाएँ, शरीर के दोनों हिस्सों में चेक करते हैं। अगर दायाँ और बायाँ हिस्सा इक्वल है, मान लें दोनों तरफ एनर्जी सेम दूरी पे फ़ील हो रही है, तो ठीक है। और दाईं साइड मान लिया कम हुई या बाईं साइड ज़्यादा हुई तो प्रॉब्लम। जिस साइड ज़्यादा है, हो सकता है उधर के अंग ज़्यादा काम कर रहे हों। जिस साइड कम है, हो सकता है उधर के ऑर्गन कम काम कर रहे हैं। तो ये दूरी पे निर्भर करता है कि ऊर्जा कहाँ तुम्हें महसूस हो रही है शरीर से, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। फिर आंतरिक आभा में चक्रों को भी चेक किया जाता है कि चक्र के आसपास कितनी सघन ऊर्जा है और कितनी कम ऊर्जा है। चक्र ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, हाइपर एक्टिव या कम एक्टिव तो नहीं है। तो चक्रों के पास ले जाके भी हाथ से हम ऊर्जा को चेक करते हैं। क्लॉक, एंटी क्लॉक, सर्कुलर मोशन में चेक करते हैं। तो ये जब ये तीनों इनको चिकित्सा से पहले ये आभा को चेक करना पड़ता है प्रॉब्लम ढूँढने के। फिर तीसरा इसका मुख्य बिंदु आता है विधि का, सफाई करना या झाड़-बुहार करना। तो जैसे जैसे हम सामान्यतः अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ऐसे ही शरीर की ऊर्जा की भी सफाई की जाती है। इसकी 2 विधियाँ हैं, मैंने एक इमेज दी होगी आपको, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में ऐसे लाइनें खिंच रही होंगी एक शरीर पे, एक इमेज में लंबी-लंबी। तो वो झाड़-बुहार करने का तरीका है। हुँ?
तो हथेली को दो विधियों से दी जाती है झाड़ बुहार, या तो हथेली को कप शेप बना लें कटोरी नुमा, या उंगलियां खोल के, या तो उंगलियां खुली होती हैं या कप शेप होती हैं। तो हम ऐसे खींचते हैं ऊर्जा को, या उंगलियों के द्वारा हम ठीक करते हैं उसको, उसकी सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं। तो ये दो विधियां होती हैं, खोल के या कटोरी नुमा। जीव द्रव्य की सफाई की जाती है इससे, जो हमारी निगेटिव ऊर्जा है उसकी सफाई करते हैं। उसकी सफाई में हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है दाएं बाएं फैली हुई, जैसे आपने कंघे के दांते देखे होंगे ना, कंघा होता है जैसे, ऐसे धागे निकले हुए होते हैं हमारे शरीर की ऊर्जा से चारों तरफ। तो जहाँ बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम है, उस जगह के धागे झुक जाते हैं या टूट जाते हैं। जब हम उनकी क्लीनिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ ज्यादा सेंसेशन आ रही है। तो इस क्लीनिंग से हमें एक तो पता चलता है कहाँ प्रॉब्लम है, दूसरी जो ऊर्जा नष्ट हो गई जिससे बीमार हुए हैं हम, उस ऊर्जा की सफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं उसको। तो ऊर्जा की सफाई करना है, ये पूरे शरीर की भी करनी पड़ती है, और अगर किसी लोकल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो लीवर, लीवर में, तो स्पेसिफाई लीवर की भी करनी पड़ती है। यानी ऊर्जा देने से पहले हमें सफाई करना जरूरी है रोगी की ऊर्जा की, एनर्जी। फिर अगला मुख्य बिंदु है रोगी की ग्रहणशीलता को बढ़ाना, यानी ऊर्जा देने से पहले उसकी रिसीविंग को बढ़ाना, ग्रहण कर सके वो दी गई ऊर्जा। ग्रहणशीलता को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि रोगी अवरोध पैदा ना करे, वो आपसे सहमत हो कि हाँ भाई हम चिकित्सा करने जा रहे हैं और मैं इस चिकित्सा को स्वीकार करता हूँ, वो आपसे विरोध ना करे। विरोध करेगा तो ऊर्जा अंदर जाएगी ही नहीं। तो ग्रहणशीलता बनाने के लिए रोगी को देख के मुस्कुराएं, उससे सद्भाव लाएं, उसके हृदय को थोड़ा ठीक करें, अपने हृदय में भी प्रेम लाएं, और रोगी से यह दोहराने को कहें कि रोगी यह दोहराए कि वह अपनी इच्छा से प्राण शक्ति ले रहा है और यह दी गई प्राण शक्ति को स्वीकार करेगा। यह प्राण शक्ति इसमें रोगों का उपचार करेगी। ऐसी संकल्प या ऐसी हृदय की भावना रोगी में पैदा करने को कहें, जिससे उसकी ग्रहणशीलता बढ़ती। अब ग्रहणशीलता बढ़ाने के बाद जो पांचवा आपका मुख्य बिंदु है, वो है प्राण शक्ति की ऊर्जन या प्राण शक्ति को देना। अभी तक हमने क्या किया, जांच, सात को संवेदनशील बनाया, फिर जांच की, हम्म उसके बाद जो है हमने ग्रहणशील बनाया रोगी को, फिर हमने शुद्धि भी की। अब उसके बाद पांचवा जो मुख्य बिंदु है वो प्राण शक्ति द्वारा ऊर्जित करना या प्राण ऊर्जा देना। देखिए रोगी के शरीर में प्राण ऊर्जा देने के कई रास्ते हैं, हम तीन चार माध्यम से प्राण ऊर्जा दे सकते हैं। पर आपके लिए अभी जो सबसे सही है समझने के लिए, या जो सबसे सही होती है जिसमें खतरा कम है, वो हस्त चक्र टेक्निक होती है, हाथ और चक्र द्वारा। यानी एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से भेजना। ली तो जाती है हृदय और हाथ के द्वारा भी, सहस्त्राधार हाथ के द्वारा भी, आज्ञा चक्र हाथ के द्वारा भी, ऐसे भी ली जाती है, बट सबसे सुरक्षित टेक्निक हाथ से हाथ की है। तो इसके लिए कई रास्ते हैं, जिसमें सबसे सुरक्षित हाथ से हाथ चक्र के द्वारा। इसमें किसी एक हाथ से ऊर्जा ग्रहण की जाती है और किसी दूसरे हाथ से शरीर में या चक्रों में दी जाती है। जिस हाथ से ऊर्जा को देना हो उसे रोगी की तरफ रखते हैं या रोगी के बीमार अंग की तरफ रखते हैं, तथा उस हाथ को नीचे की तरफ रखा जाता है अपने शरीर से। जिस हाथ से ऊर्जा लेनी है वो हाथ ऊपर की तरफ रखा जाता है अपने शरीर से। समझो ऐसे। और ये देने वाला हाथ नीचे रहेगा शरीर से। तो लेने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, ऊर्जा लेंगे भी तो कहीं से जब देनी है तो ले कहाँ से सकते हैं, तीन सोर्स बताए मैंने, सूर्य, ब्रह्मांड से, पृथ्वी से, वायु से, यहाँ से हम ले सकते हैं। तो लेने वाला हाथ इसमें ऊपर होता है और देने वाला हाथ रोगी की तरफ या नीचे की तरफ होता है। जब रोगी को ऊर्जा देनी है तो मन में ये कल्पना करें कि आपके देने वाले हाथ से ऊर्जा रोगी में प्रवेश हो रही है, ऐसा विचार मन में।
जब विचार करने में कठिनाई आए, मान लिया किसी की संकल्प शक्ति बहुत कमजोर होती है, वो कर नहीं पाता विचार, तो ऐसी कल्पना करें कि सफेद रंग का प्रकाश उसके अंदर आपके हथेली से प्रवेश हो रहा है। ऐसी कल्पना से सहायता मिलती है, हम विजुअलाइजेशन अच्छा कर सकते हैं, उसे ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्राण शक्ति की ऊर्जा दी जाती है। फिर छठा मुख्य बिंदु है प्रक्षेपित प्राण ऊर्जा को स्थिर करना। अब प्रक्षेपित का मतलब जो दी गई हमने ऊर्जा जो दी है उसको स्थिर भी करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, ये प्राण ऊर्जा देने के बाद ना बहुत जल्दी नष्ट हो सकती है, अगर स्थिर नहीं किया उस अंग से, शरीर से बाहर आ जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं भी है। तो वो बाहर ना आए शरीर से, उस बीमारी को ठीक करने के शरीर में स्थिर बनी रहे, एकदम से नष्ट ना हो जाए देने के बाद, वो उस पर कुछ समय तक काम करती रहे। तो उस दी गई प्राण ऊर्जा को हमें स्थिर करना पड़ता है। तो उस स्थिर करने के लिए मान लिया जैसे हमने किसी के कंधे में ऊर्जा दी और हम ऊर्जा दे के चले आए, तो वो थोड़ी देर में मुक्त हो जाएगी, फिर बीमारी बन जाएगी। तो वहां से मुक्त ना हो, बनी रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्के नीले रंग से रंगने की कल्पना करते हैं। मन में सोचें कि हल्के नीले रंग से उसको हम कलर कर रहे हैं, दी गई ऊर्जा को रंग रहे हैं। तो नीले रंग से रंगने के बाद ये ऊर्जा कुछ समय स्थिर रह जाती है। मन में कल्पना करें कि नीले रंग से हम चिकित्सा दिए गए स्थान को रंग रहे हैं। ये या मन में हल्का नीला रंग 3 बार दोहराएं और दोहराएं कि दी गई ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो, ऐसी कल्पना करें। तो आपके आदेश से वो ऊर्जा स्थिर हो जाती है। अब ऊर्जा को स्थिर कर दिया साहब। अब अगला अंतिम बिंदु क्या है विधि का, अब एक चिकित्सक और रोगी के बीच एक संबंध बन जाता है चिकित्सा करने में। तो अंतिम बिंदु है प्रक्षेपित प्राण ऊर्जा को मुक्त करना, यानी जो हमारा उससे संबंध जुड़ गया, चिकित्सक मान लिया कोई अननोन है बीमार, तो उससे इतना इमोशनली हम टच नहीं होते। मान लिया कोई अपना संबंधी, पुत्र, पति, अपना दोस्त, मित्र, जिससे भावनात्मक संबंध है, उसकी जब हम चिकित्सा करेंगे और हमने चिकित्सा स्थिर कर दी और चले आए, ये हो गई चिकित्सा। उस दौरान क्या होता है कि हम जो ऊर्जा का कनेक्शन उससे जोड़ते हैं, हम्म, उस ऊर्जा के कनेक्शन क्या है, कट नहीं होता, उससे जुड़ा रहता है, जिसको इथेरिया डोर कहा गया है, या चमत्कारिक या दिव्य तंतु या ब्रह्मांडीय तंतु या इथेरिया डोर, इन नामों से इसको जाना जाता है। ये डोर क्या है, ये जुड़ी रह जाती है मरीज से। तो उससे दो नुकसान है, एक तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे जाती रहेगी उसमें, क्योंकि आप हर समय ब्रह्मांड से लेके तो दे नहीं रहे, अब तो आपने संबंध तोड़ दिया चिकित्सा करके, तो आपकी ऊर्जा उसमें प्रवेश करती रहेगी, जिससे आपको हानि है, आप कमजोर हो जाएंगे और उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कुछ चीजें हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, जिससे वो परेशान हो जाएगा। तो इस ऊर्जा का संबंध तोड़ना अंतिम बात होती है इसमें मुख्य। तो ये संबंध कैसे तोड़ें, मन में एक कैंची या चाकू की कल्पना करें और उससे जो ऊर्जा की डोर जुड़ी हुई है कल्पना में उसको कट कर दें। जो ब्रह्मांडीय नाल है, जो ऊर्जा नाल है या संबंध नाल है, मन में कल्पना करें चाहे कैंची या चाकू से हमने काट दी है, 3 बार दोहराएं मन में संबंध विच्छेद या संबंध नाल कट, ऐसा दोहराएं। उससे हमारी जो संबंध है वो टूट जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, हमें भी नुकसान नहीं होगा, रोगी को भी। इस प्रकार ये विधि इसकी की जाती है प्राणिक हीलिंग की। हम्म। अब ये सारा प्रैक्टिकल पार्ट मुझे तुम्हें थ्योरी में समझाना पड़ रहा है, इसमें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए वही प्राणिक हीलिंग में, ये मैं तुम्हें अलग से बता देता हूँ, सब्जेक्ट में तो नहीं है, जो मुख्य सावधानी है। देखिए ऊर्जा जब देते हैं तो रोगी या रोग की गंभीरता और कितना गहरा है और कितना तेज बीमारी है, तीव्रता को देखते हुए ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। नाजुक अंग जैसे आंख, हृदय, सर को लगातार और बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा ऊर्जा नहीं देनी चाहिए।
ये नाजुक अंग है, नुकसान हो सकता है। को शिशुओं को, बहुत कमजोर बूढ़े रोगियों को अधिक ऊर्जा नहीं देनी चाहिए। नए नए हम लोग सीखते हैं, नव सीखिए और बड़ा मजा आता है सीख के, और फिर रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। हम सब करने के लिए जरूरत से ज्यादा ऊर्जा भेजते हैं, इससे उनको नुकसान होता है। लंबे समय तक हृदय को सीधे ऊर्जा नहीं देनी चाहिए। छोटे बच्चे और शिशुओं के प्लीहा, स्प्लीन प्लक्सेज यानी प्लीहा चक्र को ऊर्जित नहीं करना चाहिए, जिससे वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। ये आपकी प्राणिक हीलिंग थी पूरी, जो मैंने चर्चा की। आपका ये पेपर समाप्त।